नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं अपने दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज शुक्रवार है और हमारा कार्यक्रम है वार्तालाप। और हमारे मित्र जानते हैं कि एक सप्ताह में हम 2 कार्यक्रम इस मंच से प्रसारित करते हैं। पहला कार्यक्रम होता है मंगलवार को, जो सायं 7 बजे ही होता है। और 7 बजे हम उस दिन साहित्य कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद एक और कार्यक्रम हम करते हैं जो साहित्य से अलग होता है। यानी हम कार्यक्रम करते हैं रंगमंच पर, सिनेमा पर, कला पर इत्यादि। इस तरह से अलग-अलग क्षेत्रों के जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, उनको हम इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। आज हम भोपाल चलते हैं और भोपाल से हम आज के इस मंच के साथ जोड़ देते हैं सुपरिचित रंगकर्मी और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री टीकम जोशी को। अभी थोड़ी देर में हम भोपाल चलते हैं और भोपाल से इस मंच के साथ जोड़ते हैं टीकम जोशी जी को। आइए भोपाल चलते हैं। नमस्कार नमस्कार टीकम जोशी जी, कैसे हैं? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका इस मंच पर स्वागत है। अब देखिए, हमारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए। हमेशा सदानंद मिश्र जी सबसे पहले जुड़ते हैं, हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं और आपको नमस्कार करते हैं। इस बीच में अरुण कुमार पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। आप सदानंद मिश्र जी आकाशवाणी के अतिरिक्त जो एक अच्छे मीडिया कर्मी थे, साथ साथ में रंगमंच का भी उन्हें बहुत ज्ञान है। और अरुण कुमार पासवान जी बहुत अच्छे कवि हैं हमारे, वे भी आकाशवाणी के मित्र हैं। अब मित्र हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए। योगेश त्रिपाठी जी जुड़ गए। मैं योगेश त्रिपाठी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, वे भी हमारे साथ जुड़ गए। मित्रों, आप जानते हैं कि आज हमारे बीच में वार्तालाप कार्यक्रम में श्री टीकम जोशी हैं। आप बहुत अच्छे सुपरिचित रंगकर्मी हैं और साथ में भोपाल में स्थित जो नाट्य विद्यालय है मध्य प्रदेश का, उसके आप निर्देशक हैं। टीकम जी, इतनी कम आयु में आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो मैं मित्रों को आपका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम आपके साथ रंगमंच के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करेंगे। टीकम जोशी जी आज के हमारे अतिथि हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है 1998 में और आप उसके बाद पीजी डिप्लोमा आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 2001 में किया है। उसके बाद आप कई वर्षों तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ संबद्ध रहे। आपने 2001 से 2007 तक वहां पर जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रेपर्टरी है उसमें कार्य किया है। 2007 से फिर आपने आगे एनएसडी में विजिटिंग फैकल्टी में काम किया है। आप स्किम और गैंगटॉक से भी संबंधित रहेंगे, उसके बारे में, अब जो नॉर्थ ईस्ट में आपका अनुभव रहा है उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए बहुत सारे ड्रामास, प्लेज डायरेक्ट किए हैं, उनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इसके अतिरिक्त आपका जो विशेष पार्टिसिपेशन रहा है टीकम जी, वो रहा है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में। वो किस तरह का रहा है उसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी जो ये रही है कि बहुत रंगमंच के बहुत प्रतिष्ठित जो निर्देशक हैं, कारंत साहब हैं, एम.के. रैना साहब हैं, इस तरह से बहुत सारे ऐसे निर्देशक हैं जिनके साथ आपने कार्य किया है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहा है। और साथ में आपने वेब सीरीज के लिए भी कुछ विशेष कार्य किया है। ये थोड़ा सा मैं अपने मित्रों के लिए यहाँ पर आपका परिचय देना चाह रहा था। तो मैं सबसे पहले जोशी जी आपसे ये जानना चाहूंगा, आपकी जो जीवन यात्रा है कहाँ से शुरू हुई है और मूलतः कहाँ से हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मेरा परिचय दिया सबको, और जो लोग भी इस वक्त लाइव है उन सबको मेरा प्रणाम।
मेरी मूलतः यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई है और मैं भोपाल में ही पला बड़ा हूँ। और जिस समय मैं पला बड़ा हूँ भोपाल में, उसी समय भोपाल एक सांस्कृतिक शहर के रूप में बहुत आगे बढ़ रहा था। यहाँ बहुत सारी गतिविधियां हो रही थी और देश और विदेश के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर काफी काम कर रहे थे। भारत भवन की शुरुआत हो चुकी थी और आदरणीय स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी का रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप, जिसको अब 75 वर्ष हो गए, वो भी यहाँ कार्य कर रहा था। इसके अतिरिक्त बंसी जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट ढंग से काम कर रहे थे। देश के कई प्रतिष्ठित लोग, विभा मिश्रा, ऐसे कई सारे लोग, स्वर्गीय अलखनंदन जी, ये लोग सब उस समय काम कर रहे थे और उसी समय मैं जो है यहाँ इस शहर में इस सांस्कृतिक गतिविधियों के बीच में बड़ा हो रहा था। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जब भारत भवन की शुरुआत हुई, वही मेरी बाल्यावस्था से किशोरावस्था की उम्र रही है और भारत भवन में काफी सारा मैंने काम भारत भवन की रेपर्टरी के साथ एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट किया। आदरणीय बंसी कौल जी के साथ मैंने काफी काम किया, स्वर्गीय अलखनंदन जी के साथ मैंने काफी काम किया। तो इस मामले में मुझे लगता है कि मैं रंगमंच का एक ऐसा विद्यार्थी या छात्र रहा हूँ जो बड़ा सौभाग्यशाली रहा, जो एक ऐसे शहर को बिलोंग करता है या कैसी जगह को बिलोंग करता है जहां आसपास हर किस्म का कला से जुड़ा हुआ वातावरण है, साहित्य से जुड़ा हुआ वातावरण है, चित्रकला से जुड़ा हुआ वातावरण है और लोक शैलियों से जुड़ा हुआ वातावरण है। तो मैं इस अनफॉर्चुनेट, मतलब इसको मैं क्या कहूँ, लकी ही कहूंगा अपने आप को। तो पढ़ाई लिखाई मेरी सारी यहीं हुई, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी की और साथ साथ लगभग 7 वर्ष की उम्र से आदरणीय स्वर्गीय बंसी कौल जी के साथ मैं जुड़ा रहा और यहाँ जितने भी लोग वरिष्ठ हमारे काम कर रहे थे, तो मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उनके साथ जुड़ा, बच्चों के रंगमंच से मैं उनसे जुड़ा और उसके बाद लगातार ग्रो करता रहा उनके साथ और उम्र के साथ इस विधा के साथ भी बहुत मैच्योर होता गया। रंगमंडल भारत भवन में भी काम किया, फिर अपने कॉलेज में भी ड्रामा किए, खूब ग्रुप्स भी चलाए, खूब फेस्टिवल किए, खूब अच्छे काम भी देखे और ऐसे करते अपने ग्रेजुएशन की यात्रा की। मूलतः मैं साइंस का स्टूडेंट था एक्चुअली। 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के बीए किया और उसके बाद मैं विद्यालय गया। तो ये एक अद्भुत यात्रा है, पर ये बात सही है कि मैं थोड़ा सा लकी हूं इस मामले में कि मुझे जो ज्ञान अर्जित करने की या संवरण करने की या संज्ञात्मक रूप से परिष्कृत होने के लिए जो चीजें सही समय पर मिलनी चाहिए, वो भोपाल शहर ने और यहाँ जुड़े प्रतिष्ठित लोगों ने मुझे दी और उसके बाद मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया। तो ये बचपन से ही इससे मैं जुड़ा रहा हूँ और सारे नहीं नहीं, परिवार में कुछ ऐसा वातावरण था आपका ये नाटक का, वो बिल्कुल नहीं था? बिल्कुल नहीं, बस एक सौभाग्य की बात थी कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी है और यहाँ के एक बड़े प्रतिष्ठित शायर रहे हैं स्वर्गीय फजल ताबिश साहब, जो क्या बात है जी, तो वो मेरे पापा के सेक्रेटरी थे और खुशी की बात थी कि उन्होंने ही बंसी जी को ये बात कही थी कि यार ये लड़का थोड़ा सा उद्दंड है और थोड़ा चंचल है, इसको करो कुछ। तो चूंकि वो मेरे पापा के बॉस थे तो उन्होंने मुझे बंसी जी के पास भेज दिया। तो ये शायद उनका सबसे बड़ा हाथ रहा था मुझे इस तरफ धकेलने के लिए और फिर वहां से बंसी जी ने मुझे पिक किया। तो परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सामान्य निम्न वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और बहुत अभावों में मैंने अपनी जिंदगी को परिष्कृत करने की कोशिश की है और वही मेरी स्ट्रेंथ भी बनी। लेकिन हाँ, मुझे सपोर्ट बहुत मिला क्योंकि कला और साहित्य में और इन सब चीजों में ये इस तरह से लोग मदद बहुत करते हैं। मतलब डॉक्टर रमेश शाह हो, स्वर्गीय नवीन सागर जी हो, अशोक वाजपेयी जी, ये सब लोग मेरे उस बाल्यावस्था में मेरे लिए बड़े स्तंभ की तरह थे। स्वर्गीय जे स्वामीनाथन हो, रंगमंडल भारत भवन के सारे आर्टिस्ट, जो ये सब एक इंस्पायरिंग एटमॉस्फेयर जो आसपास रहा, शायद वही कारण से मैं इस विधा में आया। परिवार से तो कोई नहीं था। क्या बात है, बहुत बड़े। अच्छा, उसी ने मुझे भी प्रेरणा दे दी जब मैंने सुना कि इतनी कम आयु के बहुत अच्छे डायरेक्टर आ गए हैं मध्य प्रदेश में नाट्य विद्यालय में। तो मैंने कहा नहीं, उनके साथ तो बात रखनी चाहिए, करनी चाहिए, ताकि हमारे मित्र भी उनके कार्यकलापों से, उनके जीवन की जो गतिविधियां रही है उनसे परिचित हो जाए। लेकिन मैं जरूरी समझता हूं कि कुछ नाम और ले लूं। सदानंद मिश्र जी तो जुड़े हैं, वंदना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, नीलेश मिश्रा जी वो भी जुड़ गए, हरगोविंद पुरी जी बहुत अच्छे कवि हैं वो भी, अनंता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। विकेश निझावन जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो भी जुड़े। लोकेंद्र त्रिवेदी जी आपके भी मित्र हैं, जुड़ गए हैं। और
जी जी जी, भानु प्रकाश रघुवंशी जी, सुधा जुगरान जी, बहुत सारे मित्र, रोशन अवध्या जी, वो भी काफी जुड़ गए हैं। जी 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 जी, क्या बात है, अशोक मिश्री जी, बहुत सारे मित्र और त्रिपाठी जी इत्यादि सब लगातार हमारे साथ हैं। तो उसके बाद अच्छा, जब आप दिल्ली आ गए तो फिर आपने मन बना ही लिया कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना है। तो जी। क्या उसके लिए कोई मशक्कत करनी पड़ी आपको, या सामान्य रूप से आपका हो गया? डायरेक्टर कौन थे उन दिनों? हमारे टाइम आदरणीय रामगोपाल बजाज जी डायरेक्टर थे। जी जी जी, क्या बात है। खुशी की बात ये थी कि हमारी थिएटर की कंडीशनिंग इतनी अच्छी हुई थी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एडमिशन के लिए कोई भय नहीं था मन में, इतने सहज थे हम उसके इंटरव्यू के लिए। और जो प्रीलिम्स में हमारे साथ लोग भी थे सामने, वो सब इस बात को जानते थे। और मूलतः चूंकि मैं काम बहुत किया हूँ यहाँ पे, एनएसडी जाने से पहले लगभग 60 प्ले मैंने किए हैं, और बहुत सारा कुछ पढ़ के, प्रैक्टिस करके, छाव सीख के, ये सब करके मैं एनएसडी का प्रीलिम्स देने गया था। तो मोरलेस मेरे मन में एक आत्मविश्वास अपने काम का ही था, और पहली बार मैंने दिया था और पहली बार में मेरा हो गया था। ये सौभाग्य की तो बात है। फिर अच्छा, अपने जो पीजी डिप्लोमा आपने किया है, अपनी जी ट्रेनिंग के दौरान जी जो वो कार्यकाल रहा है, जो कार्य अवधि रही है आपकी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो जी। कौन कौन से प्ले आपने किए जो आपको लगा कि आपने व्यक्तिगत रूप से उनको अपना योगदान दिया है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के दौरान हम लोग तो स्टूडेंट्स थे सारे, पर उसमें 2 या 3 ऐसे प्ले हमारे पाठ्यक्रम के दौरान हुए, जिसमें स्वर्गीय पणिक्कर जी का एक नाटक था, स्वप्न कथा, जो भास के जी जी। नाटक किए थे। मैं उसमें योगेंद्र रायन करता था। उसने मुझे बहुत अलग दृष्टि दी संस्कृत नाटकों को देखने के लिए। उसके बाद आदरणीय रॉबिन दास जी का एक प्ले था, जो नॉन वर्बल प्ले था, 2 घंटे का, शिला श्रृंगार। उसने मुझे एक अलग विधा दी समझने की। अलग अलग शैलियों से मैं परिचित हुआ, जिसमें ये 2 महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां थी, और एक तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण यथार्थवादी नाटक जो स्वर्गीय त्रिपुरारी शर्मा जी ने किया था, जो मेरी क्या मेंटर भी, बात है। टीचर भी रही। उन्होंने किया था चेरी ऑर्चिड, जिसमें हम लोगों ने त्रिफिमो किया था मैंने। और ये 3 नाटक 3 अलग-अलग विधाओं के 3 वरिष्ठों के साथ मुझे बहुत अलग किस्म की एक दिशा मिली। और उसके अलावा जो टीचर्स वहां थे, हम लोग बड़े लकी, हम्म। इतने खूबसूरत और इतने प्यारे टीचर्स हमको मिले हैं। रामगोपाल बजाज जी, पणिक्कर जी, बंसी जी, रॉबिन दास जी, रीता जी, रीता कोठारी जी, रीता गांगुली, हम्म। और अब रामगोपाल बजाज तो थे ही, प्रसन्ना जी, रैना जी। मतलब वी वर सो लकी, और वी वर एक्चुअली सो लकी कि इनके हाथों के नीचे से हम गुजरे हैं। और एक अच्छी प्रक्रिया थी कि मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, तो हम लोग पूरी तरह से तो ये 3-4 प्रस्तुतियां बड़ी महत्वपूर्ण थी पास आउट होने तक। मतलब एक दृष्टि बन गई थी। उसके पहले थिएटर करना, वो एक लगातार थिएटर का सिलसिला चलता रहा, सबके साथ काम करते रहे, और वहां जाकर हमें खास तौर से एक व्याकरण सम्मत अध्ययन की गुंजाइश मिली, जिसने मुझे बहुत परिष्कृत किया। मैं, और वहां का जो वातावरण उस समय था, वो तो हम लोग हमेशा कहते थे कि इस जगह पर तो आप किसी गधे को भी बिठा दो तो वो अभिनेता बन सकता है। तो ये एक अच्छी बात थी कि वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उस समय। और ये टीचर डॉक्टर अनुराधा कपूर, कीर्ति जैन, मतलब कितने नाम लूं मैं, और ये सब उस समय प्रोफेसर थे वहां। मतलब वो हम लोग के साथ बहुत, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे रिटायर होने शुरू हुए, लेकिन ये लोग सब थे। तो हम लोग को मॉनिटर करने के लिए, हम लोगों को देखने के लिए, हमको सवाल करने के लिए, हमको डांटने के लिए ऐसे लोग थे जो इस हिंदुस्तान के रंगमंच को सालों से परिष्कृत करते हुए आए। तो हमारे वो टीचर रहे, हम बड़े लकी रहे इस मामले में। नहीं, बहुत बड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फैकल्टी जो थी इतनी संपन्न थी, समृद्ध थी, कि जी आप तो बहुत ही भाग्यशाली रहे हैं अपने समय में। जी आपको इतने सारे जो आपने नाम गिनाए, बहुत बड़े नाम हैं, आजकल भी जो उनमें से हैं रंगमंच के पुरोधा माने जाते हैं, उसमें भानु जी, कोई। आदरणीय भानु भारती जी, मतलब वो तो जी बहुत जी, ही मोहन वही वही महर्षि, वही है। सब लोग सब अच्छा, लोग जोशी जी, ईमानदारी से एक बात बताइए, जी क्योंकि आप तो इसलिए लकी हैं, जो आपने खुद कहा कि आपको तुरंत अच्छा अच्छा एलिवेशन, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको उस तरह की यात्रा मिली है, और जी आप इस पदवी तक आ गए, और आपको निर्देशक बनाया गया।
और जी बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जो कह रहे कि ये बहुत जोखिम भरा था थिएटर को चुनना, क्योंकि थिएटर रोजगार ही नहीं दे सकता है, या आपको आजीवन के लिए मतलब जो आपको रोजी रोटी है उसमें बहुत कठिनाइयां होती है। तो आपको उस समय वो भय नहीं लगा कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, या वो चिंता बिल्कुल नहीं थी आपके मन में? मैं बड़ा ईमानदारी से एक बात बताऊं आपको, मैं अभाव में ही पला हूं, तो अभाव का एहसास मुझे हमेशा रहा। जहां तक थिएटर को चुनने की बात है, मेरे गुरुओं ने, मेरे टीचरों ने मुझे बड़ी अच्छी बात बनाई, जो एक नैतिक शिक्षा की बात भी लगती है मुझे, जो हमेशा कहते थे कि आप किसी भी माध्यम को अपना समय और अपनी ऊर्जा अगर दे रहे हैं, तो ये असंभव बात है कि वो माध्यम आपको प्रतिक्रिया ना दे और आपको सर्वाइवल का रास्ता ना दे। मैं बीइंग एन एक्टर, वेब सीरीज और ये सब मैंने बहुत बाद में किए। मैं 20 साल एज ए थिएटर पर्सन, एज एन एक्टर, एज ए टीचर दिल्ली में सरवाइव किया हूं और बहुत कंफर्टेबली किया। ऐसा नहीं कि किसी अभाव में मैं जिया हूं, क्योंकि ये मेरा पूर्णतः विश्वास है कि अगर आप किसी माध्यम को अपना समय देते हैं, तो ऐसा असंभव बात है कि वो माध्यम आपको रिस्पॉन्ड ना करे, चाहे वो कोई भी माध्यम। आप गड्ढा भी खोदते हैं तो वो गहरा होता है, मेरा ये मानना है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को पहला सोपान बनाकर वो एकदम मुंबई की तरफ भाग जाते हैं, माया नगरी की तरफ, कि फिल्मों का ज्यादा उन पर वो दिलो दिमाग पर छाया रहता है। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग असफल होके लौट आते हैं, या उसी नगरी में गुम हो जाते हैं। तो जी आपका मन नहीं किया कि आपने तो खैर थिएटर में अच्छा काम किया, अच्छा उसमें योगदान अपना दे दिया, कि अब आपको मुंबई का रुख भी करना चाहिए? ऐसा मन में कभी नहीं आया? मेरे के पास आउट होने के बाद ऐसा नहीं है, मेरे पास मुंबई के ऑफर तो आए थे, मैं सही बताऊं आपको, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मुझे अभी रंगमंडल में रह के अपने को और परिष्कृत करना है, क्योंकि एक मेरा विश्वास है कि आप जो भी चीज करो उसको पूर्णता हासिल करने की बहुत जरूरत है। और ये एक मेरा विश्वास था कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो मुंबई में हमेशा काम आएगा, अगर आपको जाना है तो। लेकिन आप उतना समय देना जरूरी है। व्यक्तिगत तौर पे मेरी कोई बहुत गहन महत्वाकांक्षा मुंबई की कभी रही नहीं, क्योंकि जिस समय हम बड़े हो रहे थे उस समय इतना इंस्पायरिंग सिनेमा था नहीं। मैं तो अब जितना कंटेंट एक्सप्लोर हो रहा है, हम लोग जब पास आउट हुए उतनी कंटेंट में गुंजाइश नहीं थी कि हमें कोई कंटेंट या कोई परफॉर्मेंस बहुत इंस्पायर करे। अब तो चूंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म खुल चुका है, अब तो बहुत मौके हैं, इसलिए शायद मैंने ग्रहण या स्कूप और वेब सीरीज की जिसमें परफॉर्मेंसेस के मौके थे। पर उस समय हमारे पास फिल्मों में ये बात तय है कि आप अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, शाहरुख खान तो नहीं बन सकते, ये तय बात है, ये बिल्कुल फिक्स बात है। आप इसको रियलिटी को स्वीकारें या ना स्वीकारें, लेकिन हाँ, आप वो बन सकते हैं जो आप चाहते हैं, वो मौका आपको थिएटर देता है। मैं इस बात से इसलिए इत्तेफाक रखता हूं, और ना ही मुझे वो बात बहुत चुभती है कि मैं क्यों नहीं गया, मुझे बिल्कुल नहीं लगती। मैंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंडल में और उसके उपरांत थिएटर में स्टारडम क्या होता है ये मैंने खुद देखा, बाकायदा महसूस किया है, बाकायदा उसी तरह का एटमॉस्फेयर किया है, दर्शकों का प्यार मिला है, लोगों ने खड़े हुए हैं, लोग मिलने आए हैं। उसका रेशियो कम है, लेकिन वो अनुभव मेरे पास थिएटर में भी है, जिसको हम सो कॉल्ड स्टारडम कहते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बीच में युवराज शर्मा जी जुड़ गए, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। नीलेश नीलेश मिश्रा जी ने एक जिज्ञासा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जो नाम टीकम जी ने लिए उनमें से कौन सबसे सख्त हुआ करते थे? ये उनका प्रश्न है ये। एक्चुअली हम लोग इतने भयाक्रांत थे इन लोगों से कि डरते तो हम सभी से थे, पर स्पेशली जैसे बजाज साहब बहुत सख्त नहीं थे, पर डर जो हमारे अंदर था वो अनुराधा जी को लेके था, प्रसन्ना जी को लेके था, मोहन जी से तो हम वैसे ही डर जाते थे। बंसी जी से मैं डरता नहीं था, क्योंकि बंसी जी के साथ मैं बचपन से रहा हूं, लेकिन टीचरों का एक आदर पूर्वक भय जो है वो तो सभी का रहा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जैसे अभी हम बहुत दोस्ताना व्यवहार में टीचरों के साथ रह लेते हैं, उतनी लिबर्टी लेने में बहुत डरते तो थे हम लोग, पर मूलतः ये ही 4-5 इनके व्यक्तित्व इतने बड़े थे। मतलब पडिक्कर जी इतने सहज व्यक्ति थे, पर उनके ज्ञान का मुझे हमेशा डर रहा, उनके नॉलेज का, उनके एकेडमिशियन होने का डर रहा, या फिर ओरिएंटेशन में जैसे
नामवर सिंह जी आए हमें पढ़ाने, उनका बहुत डर था। राधावल्लभ हम्म। त्रिपाठी, कमलेश त्रिपाठी, ये सब डराने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान ही इतना है। आप डरोगे ही डरोगे क्योंकि आप बहुत छोटे हो जाते हो उन लोगों के सामने, तो भय अपने आप रहता है, पर वो बहुत सहज भय रहता है। नहीं, वो तो सकारात्मक होगा है कि उससे आप सीख लेते हैं और उससे ज्ञानवर्धन ही होता है, आपको उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सबसे प्रभावशाली आपके जीवन में कौन रहा उस समय में? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के समय में सबसे ज्यादा प्रभावशाली या सबसे ज्यादा प्रभाव जिसने किया, जिसने मुझे जिंदगी जीने की समझ दी, उसमें मैं स्वर्गीय त्रिपुरारी शर्मा जी का नाम जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जो मेरे स्कूल के दौरान से लेकर उनकी डेथ के पहले तक मैं उनसे जुड़ा रहा। मैं उनका स्टूडेंट रहा, मैं उनका एक्टर रहा रेपेटरी में, मैं उनका को डायरेक्टर रहा, फिर उन्होंने मुझे टीचर बनने में प्रोत्साहित किया और फिर उन्होंने मुझे अपना समकक्ष बना लिया। ये इसमें त्रिपुरारी जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि मुझे लगता है हिंदुस्तान में थिएटर को इतनी संवेदनशील ढंग से करने का कोई एक उदाहरण कोई मेरे से अगर मांगेगा तो वो त्रिपुरारी शर्मा जी हैं। उसके अलावा मोहन जी और भानु जी दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी, मतलब मेरे उत्साह को कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने हमेशा बढ़ाया। और जिसको कहते हैं कि ग्रो करने में जो गुरु का जो तरीका होता है कि वो जब जो करता है वो उस समय आपको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, वो जब कर गुजरता है उसके कई सालों बाद आपको लोग समझ में आते हैं। तो ये, और बंसी जी तो खैर बचपन से मेरे साथ थे ही, ये 3-4 लोगों का बड़ा प्रभाव रहा है मेरे ऊपर। मेरे काम में भी वो प्रभाव अभी दिखता है, जिस तरह का मैं काम करता हूँ या जिस तरह की टीचिंग में करता हूँ, तो इन लोगों का एक गहरा असर है मेरे ऊपर। तो ये मैं इन सबको, प्रसन्ना जी मुझे एज ए टीचर बहुत इंस्पायर करते हैं, भानु जी एज ए डायरेक्टर मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, बंसी जी एज ए एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, त्रिपुरा जी मुझे लेखक के रूप में इतना इंस्पायर करती हैं। और इन सब की विधाएं, इनकी शैलियां बिल्कुल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, और उसमें इतनी बड़ी दृष्टि है। तो उनके साथ काम करके अब शायद मैं उस लब्बो-लुआब को निकाल पाता हूं कि वो क्या दे गए मुझे, और उनका बड़ा सकारात्मक सा एनालिसिस मेरे पास है जो मैं अपनी टीचिंग में इस्तेमाल करता हूं, अपने परफॉर्मेंस में इस्तेमाल करता हूं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और चूंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जिन दिनों आप थे, देखा जाए तो वो दिल्ली केंद्रित है। तो जिन दिनों आप वहां थे उन दिनों बहुत बड़े बड़े नाम थे नाटक लेखन में, खास करके बादल सरकार थे, गिरीश कार्नाड थे, विजय तेंदुलकर थे। ये तो बहुत बड़े बड़े नाम थे। हालांकि उससे पहले लक्ष्मी नारायण लाल जी ने भी कुछ नाटक लिखे हैं। और तो इन ये जो बड़े बड़े व्यक्तित्व थे नाट्य लेखन में, अब अलग अलग भाषाओं में थे। गिरीश कार्नाड जी के अलग, और विजय तेंदुलकर मराठी में, बादल सरकार बांग्ला में। तो इनसे कभी आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के माध्यम से मिलने का, इनके साथ काम करने का, या इनका मार्गदर्शन लेने का, या इनको समझने का कुछ मौका मिला आपको क्या? गिरीश कर्नाडी जी तो मिले, सतीश आलेकर जी से भी मिले, उनसे चर्चाएं भी काफी हुई। उसके अलावा चाणक्य विष्णुगुप्त जिन्होंने लिखा था, जीपीडी गोविंद पांडे जी, चाणक्य विष्णुगुप्त जी उन्होंने लिखा है, जीपीडी, हम उनसे बहुत अच्छी मुलाकात रही। फिर अपने सुरेंद्र वर्मा जी से मुलाकात रही। हाँ, खैर वो तो बड़ा नाम है। जी जी, बड़ा नाम। तो ये इन सबसे तो एक इंटरेक्शन तो रहा। और गिरीश जी को तो मैंने बहुत बचपन में यहाँ देखा था कारण जी के साथ, भारत भवन में हयवदन के दौरान, जब मैं बहुत छोटा था। तो लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इन सबसे जो उस समय जीवित थे उनसे मुलाकात होने की गुंजाइश तो बनी, विशेष तौर पे ये 3-4 लोग जिनकी लेखनी से हम बड़े प्रभावित थे। अच्छा, जिन दिनों अब ये देखिए, अगर थोड़ा सा इस पर आपने विचार किया होगा कि जो अलग अलग रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय आधार पर जो नाटक हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल से देखें आप, या मराठी नाटक है, या कन्नड़ से है, साउथ से है, तो हिंदी में आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा अब कमी आ रही है नाटकों में, नाट्य लेखन में, जिस तरह के नाटक, रंगमंच को जिस तरह के नाटक मिलने चाहिए? हाँ हाँ हाँ, नहीं, मैं इस बात से तो बिल्कुल, हिंदी में ये स्ट्रगल हमेशा रहा है, कभी नाट्य लेखन का भी रहा है, कभी दर्शकों का रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं एज ए टीचर आज की तारीख में देखूं तो ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मैं ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करूं,
हिंदी में नाटक तो लिखे जा रहे हैं, पर हिंदी में समस्या ये है कि हिंदी का जो समाज है वो साहित्य से तो जुड़ा हुआ है सोशली। मतलब साहित्य तो एक समय एग्जिस्ट करता था समाज में, घरों में किताबें हुआ करती थी, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा थी। पर जैसे ही दृश्य की बात आती है, नृत्य संगीत और नाट्य की बात आती है, उसको लेकर बड़ी परंपरागत जो मूल्य जिसको हम सिस्टम कहते हैं वो डेवलप नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि वो उसको देखने की दृष्टि हमारे यहाँ अलग हुई। अब जबकि सिनेमा आया है तो लोगों की दृष्टि बदली है। कन्वेंशनल सोसाइटी में, कन्वेंशनल फैमिलीज में भी लोग अपनी बच्चों को लेके बहुत महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, नॉट फॉर थिएटर, फॉर सिनेमा। तो वो जो घरों में परंपराएं होती हैं, गायन सीखने की, नृत्य सीखने की, साहित्य पढ़ने की, वो नहीं रही। हिंदी में सबसे मुश्किल बात ये रही, जो बांग्ला में रहती है, जो महाराष्ट्र में है, जो साउथ में है, कि जो कला से आपका प्रारंभिक साबका होना चाहिए, जो आपके घर से ही शुरू होता है कि भाई घर में जो बच्चा है वो नृत्य सीख ले, गाना सीख ले। हिंदी में चूंकि कन्वेंशनल रूढ़िवादी परंपराएं इतनी हावी रही हैं कि उसको देखने की दृष्टि नहीं बदल पाए। शायद इसीलिए हम दर्शकों की बात करते हैं और लेखन की बात करते हैं। पर पिछले 10-15 सालों में इसमें बहुत परिवर्तन आया है, ये मैं मानता हूं। बहुत सारे नाटक लिखे भी जा रहे हैं। मूलतः हम जो है डिपेंडेंट है, हमने एक ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बनाया जहां कॉमर्शियल ढंग से प्ले करके ग्रुप चला सके, क्योंकि हमारे पास वो दर्शक वर्ग ही नहीं है। और हिंदी में मूलतः हर चीज में, नाटक के इंस्पिरेशन में, कंटेंट में एक किस्म का सरकारी वो बड़ा हावी है कि आप डिपेंडेंट हो बहुत। तो सेल्फ डिपेंड होने के लिए जो ऊर्जा आपको अपने तरफ पे लगानी है वो हम नहीं लगाना चाहते, हम बहुत सेफ खेलते हैं। तो जो सृजनात्मक आप रिस्क लेना चाहते हैं वो नहीं। इसीलिए शायद ये कारण है, लोग लिख तो रहे हैं पर वो क्या एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे। हमारा समाज एक दूसरे से कला में एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करता। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता, बंगाल में ऐसा नहीं होता। लोग प्ले देखते हैं, दूसरे का प्ले भी देखने जाते हैं, लोग एक दूसरे को इंस्पायर भी करते हैं और उसकी चर्चा भी करते हैं। तो दे आर वेरी, जो उनके यहाँ रिलीजियस कल्चर हो, सोशल कल्चर हो, जिस तरह का कल्चर, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। हिंदी बेल्ट में घरों में कल्चर को देखने की दृष्टि या तो धार्मिक है या बिल्कुल अलग है, जो नाट्य को या नृत्य को उस तरह से सहयोग नहीं करती। मुझे लगता है इसके लिए काम करने की जरूरत है। मूलतः हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा काम उन लोगों ने किया है जो हिंदी बेल्ट से नहीं है। अगर आप देखें तो एक हबीब साहब को अगर छोड़ दें, वो भी मूलतः छत्तीसगढ़ से हैं, पर हमारे हिंदी बेल्ट में जिन लोगों ने काम किया है वो मूलतः वो लोग हैं जो दूसरे कल्चर से आए हैं। उन्होंने हमको इंस्पायर किया है, हमने खुद को इंस्पायर नहीं किया। ये सोचने की बात, हम अपने साहित्य को, अपने कल्चर को कितना सीरियसली लेते हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल फ्रैंकली एक चीज बताइए, जब आप जिन दिनों आप नाट्य विद्यालय में थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो क्या आप को एक्टिंग सिखाते थे, डायरेक्शन सिखाते थे, या अन्य, क्या नाट्य लेखन पर भी कोई एक सब्जेक्ट हुआ करता था? क्या नाटक लिखवाए जाते थे? देखिए, कभी कहां से शुरू हुई, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। ये अभाव कहां से शुरू हुआ? क्या आप नहीं समझते हैं कि जिस आधार पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय टिका हुआ है नाटक करवाने के लिए, नाटक सिखाने के लिए, जब तक वो नाटक ही नहीं मिलेगा आपको, तब तक क्या करेंगे आप? तो क्या इस दिशा में नाट्य विद्यालय को, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को काम नहीं करना चाहिए था? एक सब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए था? सब्जेक्ट तो रखना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कार्यशालाएं काफी की है नाट्य लेखन पे। नहीं, वो तो अलग चीज है, कार्यशाला तो अलग बात है। एज ए सब्जेक्ट नाट्य लेखन पे वो बिल्कुल रखना चाहिए, मैं एग्री करता हूं इस बात से, बिल्कुल रखना चाहिए। तो तभी तो देखिए नाटककार आएंगे कहां से? अच्छा, मान लीजिए आपको नाटक खेलने में रुचि है और नाटक जब तक क्या आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको नाटक नहीं मिलेगा, तब तक करेंगे क्या आप? इम्प्रोवाइजेशन तो हमेशा चलता नहीं है ना। तो आपको एक ठोस नाटक चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, रीजनल लेवल्स पे, क्योंकि नाटक केवल शब्द नहीं होते हैं, नाटक में म्यूजिक होता है, नाटक में अलग अलग विधाएं होती हैं, नाटक में नृत्य होता है, बहुत तरह। तो ये चीजें सब मिश्रण से ही नाटक एक कंप्लीट रंगमंच के लिए एक नाटक बन जाता है।
तो आपने वो जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इस पे मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, नाट्य लेखन में त्रिपुरारी जी ने बहुत काम किया। उन्होंने इतने नए किस्म के नए विषयों पर प्ले लिखे हैं और समझाए हैं। उनके कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो लिख रहे हैं, क्योंकि वो उनके राइटिंग की एक खास बात थी कि वो एक छोटे से अनुभव पर, एक छोटे से शब्द पर, एक छोटी सी लाइन पर भी पूरा प्ले बना देती थी। और वो उन्होंने, हम लोगों ने जब उनके साथ काम किया तो हमने इस बात को समझा कि नाट्य लेखन में खासतौर से डिवाइस परफॉर्मेंस जो वो एक्टरों के साथ मिलकर बनाती थी, और इस देश में मुझे लगता है कि एक्टरों के साथ मिलकर डिवाइस, इम्प्रोवाइजेशंस और एक्सरसाइजेस करके, डिस्कशन करके जितने कंटेंट त्रिपुरारी जी ने डेवलप किए वो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किए। उन्होंने मथुरा की विधवाओं पर भी प्ले लिखा है, उन्हें एड्स पेशेंट पे भी लिखा है। एक प्ले मैंने लिखा था, जो मेरे लिए उन्होंने लिखा था, जो मैंने लोनलीनेस पे किया था, और मैं एक वर्ड लेके गया था। उस प्ले का नाम है शायर शटर डाउन, जो बाद में 2.5 घंटे का परफॉर्मेंस बना, सोलो परफॉर्मेंस। वो मैंने त्रिपुरारी जी के साथ ही लिखा था। तो लोग तो थे, इट ऑल अबाउट कि आप उसको लेते कैसे हैं। बंधे बंधाए नाटकों की अगर परिकल्पना करें तो वो तो आप बंधे बंधाए नाटक की स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए तो आपको परिष्कृत लेखन आना ही चाहिए। पर एक दूसरा रास्ता डिवाइस प्रोडक्शन का भी बना था, जो त्रिपुरारी जी जैसे लोगों ने किया था, और उससे इंस्पिरेशन लेके कुछ लोगों ने नाटक लिखे भी हैं। तो वो एक रास्ता है, पर स्ट्रक्चरिंग की जहां तक बात है, उसके लिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर विषयों का अभाव नहीं है, विषयों का अभाव। देखिए 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 जोशी जी, विषयों का अभाव नहीं है। और आपने त्रिपुरारी शर्मा जी का नाम, वो तो अपवाद है। एक व्यक्ति में इतना रुचि थी कि नाटक भी लिखते थे, करवाते भी थे और आपको सिखाते भी थे, वो अलग चीज है। लेकिन पूरे कोर्स में, पूरे पाठ्यक्रम में नाट्य लेखन पर का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का काम केवल एक्टर बनाना नहीं है, उसका नाटककार बनाना भी जरूरी है। तो इस दिशा में आप भोपाल में क्या काम करते हैं? कुछ ऐसा सब्जेक्ट रखा है आपने? हमने हमारे सिलेबस में थोड़ा ऐड किया है कि जो मैंने सोचा है, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कोर्स के बाद, 2 साल के कोर्स खत्म होने के बाद, हमने एक रंग प्रयोगशाला शुरू की है, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन की अपनी एक यूनिक थिएटर लैब जिसको हम कहते हैं, वो मैंने शुरू की है, जो मूलतः हमारे पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हमने उनके प्रशिक्षण के उपरांत डिटेल में काम करने के लिए एक जगह का निर्माण किया है। हम 15 लोग उसमें सिलेक्ट करते हैं। उसका जो हमने कैरिकुलम बनाया है, उसमें ये सारी चीजें ऐड की हुई है कि वो डिवाइस भी करे, वो फॉर्म भी सीखे, वो रिसर्च भी करे, वो नाट्य लेखन भी जाए और वो बच्चों के साथ भी करे। उसका अपना एक सिलेबस हम लोगों ने बनाया हुआ है। पर हाँ, नाट्य लेखन के लिए जो थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए, वो मेरे ख्याल से कोर्स के बाद ही आ सकती है, कोर्स के दौरान नहीं आ सकती, कि आप बिल्कुल युवा होते। तो ये मैंने सोचा हुआ है और मैं जरूर इस पर काम करूंगा आगे। ये मेरे बिल्कुल विजन डॉक्यूमेंट में भी है ये, कि रंग प्रयोगशाला में नाट्य लेखन पर भी ध्यान दिया जाए। अच्छा, सुशील शर्मा जी हमारे से जुड़ गए, तो मैं उनका नाम ले रहा हूं और उन्होंने एक टिप्पणी दी है, मैं उसको यहां पर प्रस्तुत करना जरूरी समझता हूं। उन्होंने कहा, उपेंद्र जी की बात से मैं सहमत हूं, केवल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को दोष देना उचित नहीं है, लेकिन नाट्य लेखन पर काम नहीं करती है। ये अन्य अकादमियों का काम है, जिनको इसके लिए कुछ पैसा वैसा भी मिलता है। मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि केवल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, देखिए मेरा कहने का तात्पर्य ये था, क्योंकि जो मंच के लिए नाटक लिखना एक टेक्निकल बात होती है, उसमें कई चीजें समाहित होती हैं। क्योंकि आप प्रोसेस में होते हैं नाटक करने में, सीखने में, उसमें मंचन करने में। अगर नाट्य लेखन पर भी एक सब्जेक्ट होता, और नाट्य लेखन, अगर मान लीजिए नाट्य लेखन का सब्जेक्ट रखा जाता, अगर 3 नाटककार भी पैदा हो गए, मुझे नहीं लग रहा वो कम है, क्योंकि ये अभाव हमें आजकल देखने को नहीं मिलता। नहीं, मुझे ये लगता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हम जिस समय जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं और जिस अवस्था में होते हैं और जितना काम करके होते हैं, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट होने के बाद ही नाट्य लेखन पे कुछ स्पेशल फेलोशिप या कोर्स होना चाहिए, जो तो है। लेकिन हम ये एक बात रख रहे हैं कि नाट्य विद्यालय में ऐसा किया जा सकता है। वो दोष तो हम किसी को भी नहीं दे रहे, क्योंकि उसके लिए साहित्यकार ये सब तो हम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, ऐसा सोचा जा सकता है और सोचना चाहिए, ये बात तो सही है। पर वो हाँ, नाट्य विद्यालय ही सोचे या कोई और बॉडी सोचे, पर कोई तो सोचे, जरूरी है कि सोचा जाए।
अच्छा, एक चीज, एक और बात मेरे जहन में आ रही है। हम भारत इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता है और जी। प्रतिभाओं से भरपूर है और विषयों की कमी नहीं है। तो क्या कारण है हम रंगमंच को प्रोफेशनल नहीं बना पा रहे, इसको रोजी रोटी का साधन नहीं बना पा रहे, जैसे सिनेमा हो गया है? उसका कारण ये है कि जब तक हम थिएटर का मैनेजमेंट और थिएटर का कमर्शियल पर्सपेक्टिव नहीं सोचेंगे, तब तक ये होगा नहीं। हम उसके लिए अपने को झोंकने को तैयार ही नहीं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो हो नहीं सकता, पर उसके लिए जितनी जी जान आपको लगानी है, आप कमर्शियल थिएटर करोगे कैसे? थिएटर को व्यावसायिक कैसे बनाओगे जब तक आपका कंटेंट आपके दर्शकों से नहीं जुड़ा होगा? अगर आप सोचोगे कि ये मेरा कंटेंट है और ये निश्चित वर्ग के लिए है, तो भी ठीक है। मैं खुद जंगूरा एक प्ले हुआ करता था गुड़गांव में, उसके 3000 शो किया हूं मैं। कमर्शियल प्रोडक्शन था वो, मैं खुद उसमें एक्ट करता था। देवर पेइंग मी वेल और वो चल रहा था। सवाल ये है कि आप अपने साथ साथ आप सिर्फ साहित्य चेतना और नाट्य चेतना के साथ साथ उसकी व्यावसायिक चेतना के लिए क्या कर रहे हैं, ये तो उनको सोचना पड़ेगा जो जिनके हाथ में ये सब कुछ है। क्योंकि सर्वाइवल एक ऐसी चीज है, सर्वाइवल के लिए महाराष्ट्र में क्या होता है मैं आपको बताऊं। महाराष्ट्र में थिएटर कमर्शियल है, गुजरात में थिएटर कमर्शियल है। वो उसका कारण ये है कि उस कहाँ का थिएटर करने वाला व्यक्ति फिल्में भी करता है। आप चाहे परेश जी को ले लीजिए, चाहे किसी को भी ले लीजिए, वो थिएटर को उतना समय देते हैं। हिंदी बेल्ट में सिर्फ एक समस्या है कि जो रंगमंच से फिल्मों में जाता है फिर वो थिएटर को समय नहीं देता। तो व्यावसायिकता तो पैसे से ही आनी है और आपके काम करने के तरीके से आनी है। काम करने का तरीका आप डेवलप करने के लिए उतना समय आपके पास नहीं है और अभाव में जीने के लिए भी आपके पास लंबा समय नहीं है। तो वो जो झोंकने वाली बात है, किसी प्लानिंग को करके उसको एग्जीक्यूशन में ले जाने के लिए एक बंच ऑफ ग्रुप होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इसी देश में जब ये इतना ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्मों का वो नहीं था, टिकटों पे भी नाटक हुए हैं, हिंदी बेल्ट में हुए हैं, मैं खुद गवा रहा हूं, मैंने भारत भवन को भी देखा है, जी जी। को भी देखा है, टिकट बिके हैं, बाकायदा पब्लिक दिखने आई है। हमने खुद फ्रीलांसिंग में श्री राम सेंटर में टिकटें बेच के ऑडिटोरियम का खर्चा बाकायदा निकाला है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपके कंटेंट में दम है कि नहीं। इस बात से नहीं, सबसे बड़ी ताकत तो कंटेंट ही होता है रंगमंच के लिए। जब तक कि आपके पास कंटेंट नहीं है तब तक आप नहीं तो आप कमजोर पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो हम कहते हैं प्रोफेशनल, व्हाट इज प्रोफेशनल? सुशील शर्मा जी ने फिर एक प्रश्न किया है कि कहानी, कविता, नाटक के लिए सिखाया नहीं जाता है। वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक अच्छा कंटेंट कैसे बने, एक कंटेंट को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कम से कम वो तो उसका मार्गदर्शन उस रूप में दिया जा सकता है। तो तभी तो आपको एक अच्छा कंटेंट पर आधारित नाटक मिल सकता है। अच्छा, एक और मुझे जो चिंता का विषय लग रहा है, पता नहीं आप कितना इत्तेफाक करेंगे उसके साथ, कि जो हमारा लोक नाट्य है, जो हमारा फोक ड्रामा है, जी। क्या आपको लग नहीं रहा है कि उस पर अब थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, उसको उतना डेवलप नहीं हो पाता है जितना उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए? क्योंकि हमारा काम तो ठीक है, नाटक तो हम कर रहे हैं, साथ साथ में लोक नाट्य को बचाना भी बहुत बहुत जरूरी है। नहीं, ये मुझे लगता है कि जो लोक नाट्य शैलियां हैं वो समाज के परिवर्तन के साथ ही, परिवर्तित समाज के साथ ही डेवलप हुई है। अब की जो तारीख है, अब हम जिस डिजिटल युग में हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट ढंग से पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। हमें उनको परिष्कृत करना चाहिए, संवरण की बजाय परिष्कृत की तरफ जाना चाहिए कि उनको हम कैसे वनस्पति की उसके बुनियादी ढांचे को रखते हुए उसके परिष्करण पे जाए, तभी वो संवरित हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ये तय बात। उसका कारण सिर्फ ये, हमारे यहाँ जैसे जनजातीय संग्रहालय, अभी हम लोगों ने एक काम किया था कि जितने भी लीलाएं हो रही हैं फोक बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड, उनके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया था। हमारे वहां के जो डायरेक्टर है अशोक मिश्रा जी, उन्होंने कहा था कि हम इनको ट्रेन कैसे करें, क्योंकि अब समय बदल गया है। वो अच्छी दृष्टि है। अब आप सोचो कि जो पहले जिस ढंग से नाट्य होता था उसमें अब ऑडियंस बदल चुकी है, उसका इंटरेस्ट वैसा नहीं है। आपको कुछ नए तरीके उन्हीं फोक फॉर्म को परिष्कृत करने के ढूंढने पड़ेंगे।
उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो भी रास्ते अपनाने वो अपनाए, उनका संवरण भी होगा और उनका परिष्करण भी होगा। और जहां तक लोग की बात है, लोग जो है वो ट्रांसफर होता है, चाहे वो शैली हो चाहे भाषा हो, वो ट्रांसफर होता है क्योंकि वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो अगर उसी को हम परिष्कृत करें नए ढंग से, हम होता क्या है कि हम लोग को लेकर बहुत रिजिड हो जाते हैं, उस रिजिडिटी को तोड़े और उसमें नए आयाम खोजे, उसके बुनियादी ढांचे को बचाए हुए, तो उनका संवरण आराम से हो जाएगा, क्योंकि वो भी बदलती नहीं, ये बात बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन उसमें भी कुछ फिर विवाद खड़े हो जाते हैं कि देखिए आपने इसका मूल जो कॉन्सेप्ट है या फॉर्मेशन है उसको आपने बिगाड़ दिया, आपने इसको मॉडर्न बना के आपने दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया, तो ये भी उसमें कुछ बातें फिर उभर के आ जाती है ना। उसका कारण ये है कि जो भी हमारे संस्थान है, जितनी भी रेपर्टरीज है, उनको तो ये कैरिकुलम में फिक्स कर देना चाहिए कि उनको फोक बेस कुछ करना ही करना है, और टीचिंग में भी डालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पास एक सबसे बड़ा उदाहरण है हबीब साहब। क्या बात है। इस देश में उनसे प्रतिष्ठित निर्देशक तो कोई है नहीं, मतलब अलकाजी साहब और हबीब साहब हम पैरेलल देखते हैं। अलकाजी साहब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थे और हबीब साहब राडा से लौटकर छत्तीसगढ़ में पड़वानी और नाचा और इन सब के बारे में तलाश कर रहे थे। वो व्यक्ति राडा से लौटकर नाचा में अपने नया थिएटर की पूरी विधा गढ़ देता है और उसके बाद इस देश का सर्वश्रेष्ठ रंगकर्मी कहलाने के हम सभी कहते हैं। उन्होंने क्या ढूंढा? सवाल ये है कि जो हबीब साहब ने किया, वो आज के बच्चों को वो दृष्टि देने के लिए जो बीच में जंक्शन में लोग हैं वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। मैं ये बात बहुत खुले तौर पर आज इस मंच पर कहना चाह रहा हूं आपको। एक पूरी परंपरा रंग की थिएटर की हमारे यहाँ है, जितने नाम मैंने लिए हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वरिष्ठों के, मोहन जी से बजाज साहब, प्रसन्ना, ये एक पूरी पीढ़ी अलकाजी ने तैयार की, जिन्होंने इस देश को थिएटर का एक पूरा विधान दिया है हर क्षेत्र में। इनके बाद की पीढ़ी जो आई, इनके जो डिसाइपल रहे, उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ा दे, हम तक आए और हम आगे बढ़े। मैं उन वैल्यूज को कैरी करता हूं आज भी, क्योंकि मैंने वो सीखा है। ये जिम्मेदारी का काम है। हम इतिहास को इसलिए याद रखते हैं कि हम इतिहास से ये सीख पाए कि हमें कैसे अच्छा काम करना है। इतिहास को रेफरेंस में लेके अपना बायोडाटा बढ़ाने से नहीं होगा थिएटर। मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात। जी जी जी। हमें रंजीत जी ने, सत्यदेव दुबे ने, कारण जी ने, रैना जी ने, भानु जी ने, बंशी जी ने, रामगोपाल बजाज, इन सब लोगों ने दी है। उसके बाद भी एक पीढ़ी और आई है 80s और 90s में। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे इसको संवरण करे और इस नई युवा पीढ़ी, क्योंकि जंक्शन तो हम ही लोग हैं उस पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में, हम कितने रिस्पॉन्सिबल है ये सोचने का विषय है। और अब चूंकि रंगमंच में अपॉर्चुनिटी और अवसर इतने बढ़ गए हैं तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, और चूंकि महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं तो हम इस दृष्टि पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का निर्देशक बनना मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसमें क्या नया कर सकता हूं। सोचने का फर्क है। जब तक हम अपने कुएं से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हम एक ऐसे माध्यम में हैं, इस बात को तो आप मानते हैं, हम कलेक्टिव आर्ट में हैं। आज की तारीख में थिएटर बहुत हो रहा है, सब जगह हो रहा है, हर आदमी थिएटर कर रहा है, सब थिएटर कर रहे हैं। मैं इत्तेफाक रखता हूं। आप ये सोचिए कि थिएटर में वो संवेदना का स्तर बचा है क्या? हम सब डिवाइडेड हो गए, इंडिविजुअलिस्टिक थिएटर कर रहे हैं आज की तारीख में, इसीलिए हम कलेक्टिवली दर्शक वर्ग भी नहीं बना पा रहे। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। हम बात कहां कर रहे हैं आजकल? दर्शक बढ़ाने के बारे में कोई चर्चा, पिछले कोई लाइव सेमिनार हो रहा है कि आओ हम इस बारे में चर्चा करें हिंदी में? मैं उसी बिंदु पर मैं भी आना चाह रहा था। सही बात है, आपने इसमें बीच में इस बात को भी उठा लिया, क्योंकि भारत में हमने खास करके हिंदी सिनेमा में ये देखा कि आप अगर पास भी देते हैं तब भी दर्शक नहीं आता है, और अगर आपने टिकट लगाया तो फिर बिल्कुल नदारत ही है। तो थिएटर के प्रति दर्शकों का, ऑडियंस का रुचि होना, इंटरेस्ट होना बहुत बड़ी बात है। आपको अपना ऑडियंस बनाना पड़ेगा, उसको कैप्चर करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल।
और मूलतः क्या है, मुझे जो लगता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो लगता है हिंदी बेल्ट में, मुझे लगता है हिंदी बेल्ट के हर स्टेट में कम से कम 1 या 2 प्रोफेशनल रेपेटरीज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग हर व्यक्ति दे रहा है। ग्रुप थिएटर में भी ट्रेनिंग हो रही है, इंस्टीट्यूशन में भी ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग को परिष्कृत करने के लिए जिन रेपेटरीज की जरूरत है, वो रेपेटरीज हमारे देश में नहीं है। सोचने की वहां, क्योंकि जब रेपेटरीज होंगी, प्रोफेशनल रेपेटरीज जब होंगी, तो वो परफॉर्मेंस करेंगे और वो हर जगह जाके परफॉर्मेंस करेंगे। इसका मैं बहुत बड़ा उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं कि जब मैं राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय रंगमंडल में था 2001 से लेकर 2007 तक, हम साल में कम से कम 6 महीने सिर्फ परफॉर्म करते थे देश के हर हिस्से में। जिस मैंने स्टारडम की आपसे बात की थी, वो मैंने देखा है वहां, चाहे वो आसाम हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे साउथ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, हम परफॉर्म करते थे। एनएसडी रेपेटरी एक हार्ड स्ट्रक्चर में लोगों के जहन में था। चाहे आप हिंदी बेल्ट का भी कोई शहर ले ले, ये शहर भी आजकल भारत भवन रेपेटरी, एनएसडी रेपेटरी, ये सब रेपेटरीज के नाम लेता है ऑडियंस। हमने रेपेटरीज तो खत्म कर दी है और हम दर्शक वर्ग बना रहे हैं। तो हम जिस तरह का अनुदान वाला थिएटर कर रहे हैं, उसमें हम अपना अपना दर्शक वर्ग बना लेंगे और पेपर दे देंगे, लेकिन एक्चुअल दर्शक, भारत भवन में आप आज भी कोई प्ले कीजिए, वो जगह की इतनी महत्वपूर्ण बात है, वो ऑडियंस आ जाती है। क्या तो बात उस स्थान का करिश्मा है। अच्छा, तो वो नीलेश इसलिए मिश्रा जी, नीलेश मिश्रा जी का एक प्रश्न है कि उन्होंने कहा कि जोशी जी जहां पर आजकल हैं, लोक रंग मंच के लिए क्या किया जा रहा है उसके माध्यम से? लोक रंगमंच के लिए हमारे यहाँ आदिवासी बोली विकास अकादमी है पूरी की पूरी, और जनजातीय संग्रहालय है। मध्य प्रदेश में जितना काम हो रहा है लोक पे, और जितना काम दिया जा रहा है कलाकारों को, भूरी बाई खुद पेंटिंग सिखाने के लिए जनजाति में बैठती है। लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, और जो एक्चुअल जेन्युइन थिएटर कर रहे हैं अपने इलाकों में, वो उस लोक को भी ध्यान में रख रहे हैं। काम हो रहा है, बस वो नोटिस नहीं हो रहा है, क्योंकि अब आजकल हर चीज लाइक्स पर डिपेंड है ना। तो कंटेंट तो कोई भी 1000 लाइक किसी गंदे कंटेंट पे भी हो सकता है। तो हमारी तो जिम्मेदारी है ये बेसिकली। अच्छा, एक और बात है कि जहां तक नाटकों का प्रश्न है, जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में जो नाटक लिखे जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर आप उसको दिल्ली में करेंगे या और कहीं पर करेंगे, उसका आप हिंदी अनुवाद के माध्यम से ही तो करेंगे। इस दिशा में क्या कार्य हो रहा है? क्या नाटकों का आदान प्रदान हो रहा है? उनका अपनी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके किया जाता है? उसके बारे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि अब जिस तरह का काम चल रहा है, लोग नाटक लिख रहे हैं और जिस तरह के कंटेंट उनके इलाकों के लिए सूट कर रहा है, वो उसको ट्रांसलेट भी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं साउथ की कोई स्क्रिप्ट मैंने अभी एक पढ़ी थी, तो उसका कंटेंट मैंने सुना था, तो मैं कोशिश करता हूँ नहीं, इस कंटेंट को यहाँ एक्सप्लोर किया जा सकता है। गिरीश कर्नाड के तो सारे प्ले अंग्रेजी से हिंदी में ही आए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये परंपरा तो रही है, पर वो उनको खेलने वालों को, क्योंकि अब दर्शक वर्ग बदल गया आपका, अब आपको कंटेंट ऐसे चाहिए जो उस दर्शक से जुड़े, क्योंकि दर्शक अब बहुत कुछ देख रहा है। होता क्या है कि जब हम पुराना उदाहरण लेते हैं ना, तो हम ये नहीं समझने की कोशिश करते कि आज की तारीख में दर्शक के पास कंटेंट यहां मौजूद है हर किस्म का। हम इसमें नहीं सोच रहे हैं कि हम उनको ऑडिटोरियम खींच के लाने के लिए हमारे पास कंटेंट में क्या है, और उसमें परफॉर्मेंस और कंटेंट ही होंगी, दो चीजें। क्योंकि ये जितना डिजिटलाइज होगा, उतनी लोगों की जिंदगी में ये ऑर्गेनिक लाइफ, ऑर्गेनिक ढंग से थिएटर को देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। मेडिसिन का काम करेगा ये, बल्कि अभी तो हमें और सोचना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। ये हमारी लड़ाई नहीं है, इससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो सहज अनुभव है वो जो लेने आएगा वो तो आएगा ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए हमें इन पार्कों की या इन म्यूजियम्स की, इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? हम वहां जाते हैं, एक्चुअली हम मेंटली रिलैक्स होते हैं, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कलाकार हो, कोई भी हो। तो इस दिशा में आपको तो जरूर ये महसूस होता होगा कि किसी थिएटर से, यहाँ जहां पर यह रंगमंच थिएटर जो बना है, उससे बाहर भी पब्लिक में और सार्वजनिक स्थानों में नाटक को ले जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 जरूरी।
जिस जिस दिशा में नुक्कड़ नाटक इत्यादि भी बने थे, खेले जाते थे, ताकि आप जी। डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे अपने लोगों के साथ, अपने ऑडियंस के साथ। नुक्कड़ नाटक, मूलतः नुक्कड़ नाटक का रीजनिंग जो है वो बहुत अलग है। मतलब उसमें मैसेजेस हैं और सामाजिक संवेदनाएं हैं या कोई मुद्दे हैं, सवाल हैं, ये तो नाटक में भी होते हैं, पर उसका शैली बिल्कुल अलग है। अब बादल सरकार जैसे करते थे वो तो हमने भी देखे हैं, उनके परफॉर्मेंस तो हमारे भारंगम में भी हुए थे, पर उसमें अभी आपको सवाल और सवालों के साथ साथ आप जब कोई चीज को, इशू को उठा रहे हैं, इन सब के साथ साथ एक पैरेलल उसमें रसानुभूति भी ढूंढनी पड़ेगी नए ढंग से। जब हम रस की निष्पत्ति की बात करते हैं नाट्यशास्त्र, तो वो रस की निष्पत्ति तो हमें ढूंढनी ही पड़ेगी ना, उसका तरीका बदलना पड़ेगा। हम ये मान लेते, हम वो सब ग्रामर तो रखे हुए हैं, पर उसको ऑब्जेक्टिव ढंग से सोच के दृश्य नहीं बना रहे। अब जो दर्शक वर्ग आपके सामने आ रहा है, जो जनरेशन हमारी जनरेशन के बाद बड़ी हो रही है इस डिजिटल युग में, वो क्या लेके बड़ी हो रही है, उसके रस की अगर आपको निष्पत्ति आपको करवानी है उस दर्शक वर्ग में, आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं? अब आधे अधूरे का रियलिज्म तो अब एग्जिस्ट नहीं करता। आधे अधूरे का मिडिल क्लास रियलिज्म जो उस 60-70s का था, वो अब तो बदल चुका है। फैमिलियां और बदल चुकी है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो हम उस रियलिज्म को या उस कंटेंट को बदलने के लिए क्या सोच रहे हैं? हम एक्चुअली बदलने को इसलिए तैयार नहीं कि हम ये नहीं तय कर रहे हैं कि हम अब जिससे डील कर रहे हैं। सन 80 में जो मैं नाटक करता था और 2010 में जो नाटक करता था और 2024 में जो करता था, इसमें एक पूरी की पूरी पीढ़ी बदल गई है। एक हर 10 साल में एक नई पीढ़ी आ रही है। उस 10 साल में अपने आप को रेजुविनेट कैसे कर रहे हैं? या तो हम कन्वेंशनल वैल्यू ढूंढ रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं। हम शैलियों में कहां परिवर्तन ला रहे हैं? क्योंकि जो बच्चा आप कॉलेज से आ रहा है वो तो अलग रेफरेंस से आ रहा है। वो हर चीज, हर जानकारी को मोबाइल पे तलाश कर लेता है और वही उसके लिए आपके पास देने को कुछ नहीं है, क्योंकि तो टीचर को सीधा क्वेश्चन करेगा। तो ये थोड़ा हमें ग्रो करने की जरूरत है एक्चुअली। ये तो उसी पॉइंट पर मैं भी आ रहा था। ये जैसे वेब सीरीज है, ओटीटी है, ये जो तुरंत आपके मोबाइल से उपलब्ध हो पाता है, तो आपको लग रहा है कि इसकी वजह से जो रंगमंच है, जो फिजिकली आप सामने देखते हैं, इसको पीछे थोड़ा सा धकेल दिया, इसने साइडलाइन में कर दिया? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ओटीटी पे खूब काम करें लोग रंगमंच के, उनको ताकि फाइनेंशियल गेन रहे और फिर वो थिएटर करे। तो आप 9 महीने करो ना ओटीटी, 3 महीने थिएटर को दे दो। नहीं, मैं उस दृष्टि से बात नहीं कर रहा था कि मैं दर्शकों की दृष्टि से जो ऑडियंस आपको मिलनी चाहिए उनकी दृष्टि से। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वहां जिस तरह का कंटेंट अभी चल रहा है, लोगों के जीवन में वायलेंस है, लोगों की संवेदनाओं में वायलेंस है, इतनी नकारात्मकता है, हम वही सब तो देख रहे हैं। तो आप कुछ भी सकारात्मक करोगे जिससे उसको सुकून मिलेगा, वो आएगा, मेरा पूरा विश्वास है। वो अपने को तंग करने के लिए थोड़ी ना आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने और हम बहुत ही आशान्वित हैं कि इस दिशा में रंगमंच और आगे बढ़ेगा और काम करेगा। अच्छा, आपने नॉर्थ ईस्ट में काफी काम किया है, खास करके शिलोंग इत्यादि में, तो क्या किस तरह का काम था वो? एक्चुअली मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पास आउट होने के बाद 6 साल में एनएसडी की रेपर्टरी में रहा। उस रेपर्टरी में हमने खूब टूर किए नॉर्थ ईस्ट के, तो नॉर्थ ईस्ट को लेके एक वो था। 2008 से मैं विजिटिंग फैकल्टी बना हुआ और हमारे यहाँ एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट था। तो नॉर्थ ईस्ट में एक सेंटर खुला था, सिक्किम सेंटर, जो 2010 में स्थापित हुआ था। उसके फर्स्ट बैच से हर साल में जा रहा हूं वहां पढ़ाने। वो मूलतः एनएसडी का सेंटर है और वहां 1 साल का कोर्स है। उसके बाद फिर वो बेंगलोर में तो एक चैप्टर है ही, एक अगरतला में है ही, बेंगलोर में तो पहले से ही, और एक बनारस का चैप्टर है। ये सब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सेंटर्स हैं जहां 1-1 साल का कोर्स चलता है, जिसमें सिक्किम में नाट्य विधा का एक कोर्स है, अगरतला में जो है वो टीआई विंग का है, चिल्ड्रन थिएटर का, बनारस में जो है वो शास्त्रीय शैली को लेके, और बेंगलोर एक सेंटर है। तो वहां मैं खूब गया हूं पढ़ाने सिक्किम में, खासतौर से गैंगटॉक में।
वहां मैं एज ए टीचर गया हूं और आसाम में एज एन एक्टर खूब गया हूं। तो वहां खास बात यह है देखने की कि वहां लोग बड़े ओपन हैं। हिंदी बेल्ट के समाज में स्त्रियों को जितना दबाया जाता है, वहां फेस्टिवल में स्त्रियों को उतना ही प्रोत्साहित किया जाता है। तो क्या वहां बात बड़ी है। वाइब्रेंट एनर्जी है, कलर्स है, बहुत ओपननेस है और लोग बड़े सहज हैं। तो ये सिक्किम सेंटर का है जहां मैं 10 साल खूब हर साल पढ़ाने गया हूँ। उसके अलावा जो एनएसडी की एक्सटेंशन की वर्कशॉप्स होती थी आसाम में, तो मेरा एक बड़ा ताल्लुक रहा है वहां की पूरी सोसाइटी से, और उस सोसाइटी का काफी प्रभाव भी रहा है मेरे ऊपर। तो आपका क्या असेसमेंट है अपना कि थिएटर की क्या हालत है वहां पर नॉर्थ ईस्ट में खास करके? नॉर्थ ईस्ट में खास बात है, आसाम की अगर मैं आपको कहूँ, हर गांव में आपको स्टेज मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। हर गांव में अब तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन एंड गवर्नमेंट स्कीम, मोर और लेस ज्यादातर लोगों के पास अपने अपने ऑडिटोरियम्स हैं छोटे छोटे से, और वाह वो वाह अपने वाह, क्या गाँव बात में है। खूब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत थिएटर होता है वहाँ, वहाँ बिहू भी होता है, वहाँ थिएटर भी होता है, वहाँ डांस भी होता है। इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर। और थिएटर तो, और मोबाइल थिएटर की तो आप कल्पना नहीं कर सकते। जो मोबाइल थिएटर के एक्टर्स हैं वो पर शो 5-5 लाख लेते हैं। ये परंपरा क्या है बात वहाँ, है। और ये अभी से नहीं, काफी पहले से है। और एक सीरियस थिएटर की भी पूरी अवधारणा बनी है, जिसमें प्रांजल साइकिया और बहरुल इस्लाम जैसे लोग खूब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो तो बहुत रिच है, क्योंकि समाज उसको उस ढंग से लेता है। वो लोग वेब सीरीज भी करते हैं, लेकिन थिएटर करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि वो परंपरा का हिस्सा है उनका। जैसे बिहू हिस्सा है, हम्म। नाम हिस्सा है। तो उनके यहाँ क्या कल्चर और फेस्टिवल और रिलीजन, इट्स वो बहुत इंटरैक्टिव कल्चर है वहां पे। तो सोसाइटी आप नाटक से भी जुड़ी हुई है, धार्मिक अनुष्ठान से भी जुड़ी हुई है, बिहू से भी जुड़ी हुई है। बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अच्छी। गाना अच्छा सीखना, इसको, गाना अच्छा ये सब कुछ राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए तो प्रयास तो होते होंगे। बहुत प्रयास हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना लंबा पैकेज चलाया है हर चीज में, और खूब काम हुआ है। खूब वहां पे अनुदान भी लोगों को हुए हैं। थिएटर को बहुत प्रमोट किया गया है, कल्चर को बहुत प्रमोट किया। उसका फायदा भी दिखा वहां बहुत, कि आप गुवाहाटी से लेकर डिब्रूगढ़ तक जाइए, जिस शहर से आप गुजरेंगे वहां आपको एक ऑडिटोरियम मिलेगा, और हर दूसरे तीसरे दिन कोई प्ले हो रहा होता है। ये तो है वहां पे। अच्छा, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है एज अ डायरेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, कि जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए, कितने 3 साल का कोर्स होता होगा ये? 2 साल। 2 साल का पीजी डिप्लोमा। तो क्या वे आशंकित तो नहीं रहते हैं कि पता नहीं कल नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें क्या करना है, रोजी रोटी कैसे मिलेगी? तो उनको आश्वस्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं कि भैया इसमें फ्यूचर भी अच्छा है, यदि आप ये चीजें करोगे? देखिए, अब तो जब हम लोग पास आउट हुए थे ना, उस समय इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। हमें किसी ने नहीं बताया था कि आप राडा चले जाओ। हमें किसी ने नहीं भी आप बोला था कि आप नेट और जेआरएफ कर लो। हमें किसी ने नहीं बताया था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। बिल्कुल रास्ते, अब तो बहुत सारे रास्ते हैं। और मूलतः हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, हर तरह के बच्चे आते हैं। किसी को दिल्ली थिएटर का एक्सपोजर है, और कोई बिल्कुल बाहर है। लेकिन मूलतः हमारे यहाँ बच्चे जो आ रहे हैं, वो जिन सोसाइटियों से आ रहे हैं ना, उन सोसाइटियों में घुटन बहुत है। तो वो इस फील्ड में आ ही इसलिए रहे हैं कि वो अपना एक्सेल ढूंढ पाए। तो वो बेसिकली उनको यहाँ जुड़ाव महसूस होता है कि यहाँ मैं वो हूं जो मैं होना चाहता हूं। वो प्रोफेशन नहीं सोचते, वो उस सोसाइटी से बाहर आ रहे हैं जहां हर चीज दबाव में है। वो चाहे चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, तो उनको एक एक्सप्रेशन मिलता है, उसके लिए यहाँ आते हैं। और जहां तक प्रोफेशनलिज्म की बात है, तो मैं हर बच्चे को ये बात कहता हूं, मैं खुद अपना उदाहरण दे देता हूं, कि ऑप्शंस खत्म नहीं होते। आपके पास खूब ऑप्शंस, लेकिन आपकी सिंसियरिटी में कमी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि थिएटर में आदमी 1 साल का कोर्स करने के बाद ये मान लेता है कि थिएटर उसको जीविका दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर बनने में, एक अच्छा इंजीनियर बनने में जो 5-6 साल का समय लगता है, वो हम थिएटर को क्यों नहीं दे सकते? इसका मतलब ये है कि हम अपने माध्यम को ही छोटा कर रहे हैं। हमने 1 साल का कोर्स किया, हम प्रोफेशनल हो गए। ऐसा होता नहीं है आर्ट में। प्रोफेशनल होने का मतलब उसमें 5-6 साल देना, किसी भी विधा में। अगर आपको प्रोफेशनल होना है, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, किसी में भी,
म्यूजिक भी अगर आप सीखते हैं, प्रोफेशनल हो, तो 5 साल का कुछ तो सीखोगे आप, 5 साल तो आप रियाज करोगे कम से कम। जी जी। जी। हम वो समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये बेरोजगारी की बात हो रही है। वो टाइम कहां दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को बेसिक लर्निंग के लिए या उसमें एक्सपर्टीज क्रिएट करने के लिए जो एक बेसिक समय चाहिए, वो तो हम दे नहीं रहे। वो कम से कम 4-5 साल तो आप दोगे, तब तो नहीं, हम हमने expert होंगे। हमने ये अनुभव किया है ना जोशी जी, बहुत सारे बच्चे इसलिए आते हैं, चलो ड्रामा सीख लिया, ट्रेनिंग ले ली यहां से, उसके बाद फिर मुंबई की तरफ रुख करने की ज्यादा उनकी वो रुचि रहती है कि वहां पर फिल्मों में काम करेंगे। उस वजह से भी बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं फिर बाद में। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने, क्या है वो, कल्पना में जीना और यथार्थ में जीने में बड़ा फर्क है। अगर आप अपनी कल्पना से जुड़ के आप अपने जीवन में कोई महत्वाकांक्षा आपने बना रखी है और उसके लिए आपने समय नहीं दिया, तो अगर आप इसको मीडियम की तरह यूज करें तो आप वहां भी फेल हो। आप ये ध्यान रखिए बात, कि जो जो सक्सेसफुल होगा या सक्सेस के जो मापदंड है, वो दोनों जगह बराबर ही है। हिंदुस्तान के जितने भी फिल्म के ग्रेट एक्टर्स हैं, मेरे बहुत सारे लोग पहचान के भी हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो मुझसे कहते हैं कि यार तेरे से तो जलन होती है, क्योंकि तू अपने मन का कर। बेसिकली दे आर गोइंग देयर फॉर ओनली फॉर मनी। बेसिक टारगेट ही वही है। बाद में आप मीनिंग ढूंढना शुरू करते हो, वो एक अलग बात है। आप बेसिकली फेम और मनी के लिए जाते हो, मतलब पैशनेट होना अलग चीज है। अब आपको क्या लालच जो है वो कम करना है। पंकज त्रिपाठी ने बड़ी अच्छी बात की कि मुझे लगता है जितनी मुझे जरूरत है उतना ठीक है यार, मैं कहीं जाऊं, थिएटर करूं। अगर ये इच्छा उनके मन में है तो वो जरूर करेंगे, उससे फायदा होगा। मूलतः अपने को वो खो देते हैं, उनका जो कनेक्ट होता है आर्ट से और थिएटर से। जब मुंबई आते हैं, दे गेट एवरीथिंग, दे बिकम फेमस, खूब उनके इंटरव्यूज छपते हैं, उनकी फिल्में रिलीज होती हैं, वो सब। पर मूलतः आप कभी उनसे बात करो अकेले में तो उनकी तलाश वही है। दे मिस दैट पीस, इनर पीस विच दे गेट इन थिएटर। आप किसी से बहुत भी अच्छी बात, बात, किसी बहुत से भी अच्छी बात। बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, आपका नेशनल और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में विशेष पार्टिसिपेशन रहा है, जी जी। क्या किस तरह का था वो? नेशनल फेस्टिवल तो हिंदुस्तान में जितने हुए हैं मैंने सारे किए हुए हैं लगभग। और बीजिंग भी मैं गया हूँ, ढाका में गया हूँ, इंटरनेशनल फेस्टिवल में बंसी जी के साथ गया हूँ, मैं त्रिपुरारी जी के साथ स्टूडेंट्स के साथ लेके बीजिंग गया था इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में। उसके अलावा बहुत सारे सेमिनार्स में, रंगमंच, थिएटर, एक्टिंग, इन सब पे बहुत सारे पेपर भी मैंने पढ़े हुए हैं, अपना पर्सपेक्टिव एक्चुअली रखा है। तो वो एक नॉर्मल पार्टिसिपेशन है जो रहा है मेरा, इसमें ये बीजिंग और ढाका और ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहता था वहां पर उन फेस्टिवल? कोलैबोरेटिव वर्क थे सारे, कोलैबोरेटिव वर्क, इंटरैक्टिव सेशंस और अंडरस्टैंडिंग थे दूसरे। जैसे जब मैं बीजिंग गया तो मुझे बड़े सुन के आश्चर्य और खुशी हुई और बहुत हताश भी हुआ कि बीजिंग में लगभग 29, चाइना में 2900 रेपेटरीज हैं, ओह, जिसमें कुछ क्या बात है। मॉडर्न रेपेटरीज हैं, कुछ ट्रेडिशनल आर्ट को लेके हैं और कुछ मॉडर्न आर्ट को लेके हैं, मतलब फॉर्म को लेके। तो हर शैली की रेपेटरीज हैं उनके पास, लगभग 3000 के आसपास। तो मैं त्रिपुरारी जी के साथ गया था, अनुराधा जी भी साथ में थी, तो मैंने उनको ऐसे लुक दिया, उन्होंने कहा आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीजिंग की भी अपनी एक रेपेटरी है, जहां वो बच्चों को 4 साल ट्रेन करते हैं और वो बेसिकली ओपेरा करते हैं बच्चे, हाँ उनकी हाँ, क्या ट्रेनिंग। बात है। हमने क्या, ट्रेनिंग को हमने घोषित कर दिया है कि भाई ये 3 साल में आप ट्रेंड हो गए। वहां स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। हम क्या करते हैं, 3 साल में हर चीज में एक्सपर्ट बना के बाहर कर देते हैं। हम स्पेसिफिक स्किल बेस्ड नहीं करते कि अब मुझे ओपेरा के लिए एक्टर बनाना है। तो अगर मैं एक ओपेरा सिंगर तैयार करूं तो वो ओपेरा रेperटरी के लिए 10 साल काम करेगा। वहां ये डिटेलिंग बहुत होती है जो हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ हम जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब आता है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आपकी किसी एक चीज में एक्सपर्टीज होने के लिए विद्यालय से निकलने के बाद भी कम से कम 6 साल चाहिए। बिल्कुल चाहिए, आपको समय चाहिए। देखिए, ये मामूली बात नहीं है, इसके लिए समय चाहिए आपको और वो आपको देना पड़ेगा। तभी तो आप उसका पूरा 100% भी नहीं, 75-80% ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी 20% आपको बाद में अर्जित करने हैं, बनाने हैं उसको। ये बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, आपका व्यक्तिगत रूप से फिल्म और टेलीविजन के लिए कुछ विशेष कार्य रहा है, क्या जी, अनुभव है उसका आपका?
मैंने एक फिल्म, एक्चुअली मैंने फिल्म मीडिया का जितना काम किया सब दोस्तों के कारण, जिनको आप ना नहीं कह सकते। मुंबई में कभी जाके रहा नहीं मैं ऐसा नहीं कि मैं मुंबई गया हूँ कभी जीवन में स्ट्रगल करने और फिर थिएटर में आ गया हूँ और अब मैं थिएटर में अपनी मीनिंग ढूंढ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं थिएटर करता रहा हूँ। मुंबई का जो काम है, मेरे दोस्त है वो इतना प्यार करते हैं, उनको लगता है कि मुझे करना चाहिए और मैं कई बार उनको ना नहीं कर पाता और कुछ कंटेंट भी अच्छे मिल जाते हैं तो मैं कर लेता हूँ। जैसे हमने चिंटू जी एक फिल्म की थी तो रंजीत कपूर साहब थे, उन्होंने कहा तुम्हें करना है, हमने कहा ठीक है। फिर दूरदर्शन के बहुत सीरियल्स किए मैंने, वो सब दोस्तों के थे। ग्रहण मैंने की, वो कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, बहुत वेब बढ़िया। सीरीज, और उसमें मुझे इंटरेस्टिंग वो था कि उसमें मुझे दोनों 30 साल पहले और 30 साल बाद दोनों को अकेले ही प्ले करना था, तो मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग है। और तो वो हमारे ग्रहण में क्या विशेषता लगी आपको? उसका कंटेंट, और वो उपन्यास ही अपने आप में गजब है। हाँ, 84 अच्छा। उसे वो उपन्यास, जी जी, क्या मेरा बात है, इंटरेस्ट क्या तो बात है। उपन्यास का था। उसके अलावा अभी स्कूप हमने की हंसल मेहता जी सर के साथ, वो अभी तो उसका कंटेंट भी इंटरेस्टिंग इतना है, वो पूरे की पूरी उसका क्या मतलब, उसको जिस ढंग से उन्होंने गढ़ा है और आप उनको ना नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है। फिर एक हमने व्यापम पे की थी जो मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले पे थी, तो मुझे लगा यार चलो इस पे बने। तो ये सब एक्चुअली दोस्तों के काम है। मैं कभी ऐसे गया नहीं कि मुझे कास्टिंग करो या करो, वो सब हो गए हैं, वो आगे भी शायद होंगे तो मेरे को करने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, आई एम नॉट सो कीन टू। उसका मैंने आपको कारण बताया था कि जब मैं पास आउट हुआ था तो इतना कोई इंस्पिरेशन मेरे लिए सिनेमा में नहीं था कि कोई बेहतर कंटेंट हो रहे हो या मुझे कोई बहुत इंप्रेस कर रहा हो। पैरेलल सिनेमा तो हो नहीं रहा था। तो नसीर भाई, ओमपुरी, इनके लिए बड़ी अच्छी बात थी। मैं उस समय के सिनेमा को मतलब मुझे बहुत जलन होती है कि अगर एक पैरेलल सिनेमा का एटमॉस्फेयर होता तो थिएटर के एक्टरों को खूब ग्रो करने का मौका भी मिलता और साथ साथ वो कमर्शियल भी करते, जो इन लोगों ने किया, हर तरह का काम किया। पर खास बात है, नसीर भाई आज भी थिएटर करते हैं। करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये अगर नहीं, हालात केवल नसीर साहब ही नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं जो सिनेमा में भी काम करते हो, थिएटर भी करते हैं। परेश भाई भी करते, सब करते हैं। करते हैं। ये हम उनको आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि बेटा देखो, 8 एक महीने फिल्में कर लो और 1 आध 2 महीने थिएटर को दो, तो तुम्हारे को भी सुकून रहेगा और माध्यम का भी भला होगा। ये समझाने के लिए भी चाहिए लोग। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए, बातचीत में इतना समय निकल गया, पता भी नहीं चला। अच्छा, अब एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर हैं आप और पूरा समय आपके विद्यालय में ही बीतता होगा, तो अभी आप कितना स्वतंत्र फ्री करते हैं अपने व्यक्तिगत थिएटर करने के लिए कि मैं अब वो है, समय मिल पाता है या नहीं? नहीं, वो अभी पिछले 1 साल में तो मुझे कम मिला। शायद ये मेरा पिछले 20-22 वर्षों में पहला 1 साल बिताया जब मैंने साल में सिर्फ 2 शो किए। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो बहुत जरूरी था। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, 1 साल का कोर्स था यहाँ, और यहाँ आने के बाद मुझे इतने सारे नए आयाम मिले करने को। मैंने कोर्स को 2 साल किया, मैंने एक थिएटर लैब बनाई। क्या अभी बात है। जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ इसको पूरा रेनोवेट करा रहा हूँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूँ। तो ये 3 मुद्दे मैंने इसके सॉल्व किए, तो फिर मुझे दुख नहीं है कि मैं 1 साल से परफॉर्म नहीं, क्योंकि मैंने दूसरा कुछ अच्छा कर लिया है थिएटर का ही। तो आपको लग नहीं रहा कि भोपाल में जिस तरह का ये नाट्य विद्यालय है, मध्य प्रदेश इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी सिटी है, तो इसमें भी और भी इस तरह के अन्य विद्यालय होने चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है कि हर स्टेट में एक विद्यालय और एक रेपर्टरी हो। हाँ, इसी पॉइंट पे मैं भी आना चाह रहा था। देखिए क्या है ना, यूनिवर्सिटियों में डिपार्टमेंट तो बहुत है परफॉर्मिंग आर्ट के, लेकिन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके पास जगह तो है, बट दे डोंट हैव दैट बैकअप ऑफ डूइंग कि वो फैकल्टियां बुलाएं और ट्रेन करें। तो ऐसे दो हर स्टेट में एक यूनिक, जैसे बीएनए है या नाट्य विद्यालय है, देश के हर स्टेट में एक प्रशिक्षण संस्थान हो और एक रंगमंडल हो। आप देखिएगा सिनारियो बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। बहुत हर बढ़िया। चीज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पे केंद्रित ना रहे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसा विद्यालय हर स्टेट में होना चाहिए, क्या बहुत बात है। जरूरी। अच्छा, नाटक के अतिरिक्त आपकी क्या व्यक्तिगत रुचि है? जैसे कई लोग पेंटिंग करते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, आपका विशेष क्या है अपना? मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। कान मेरे बहुत अच्छे हैं, वो थैंक्स टू अंजना दी, हमारी जो टीचर रही अंजना पुरी जी, वंशी जी की वाइफ जो थी, वो क्या हमेशा, बात है। तो वो उन कान के बड़े, हम लोग सुनने की बड़ी अच्छी आदत है। तो मैं बहुत अच्छा गाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये एक म्यूजिक मेरा लगाव है। खेलना मुझे बहुत पसंद है,
वो मैं स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद, आई लव। कौन से किस? तो पहले तो मैं क्रिकेट ही खेलता था, लेकिन अब बाद में मैंने टीटी में बहुत डेवलप किया अपने को। क्या बात है। तो वो मुझे अभी तो बंद है खैर, लेकिन हाँ मेरा स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं फिजिकली बहुत एक्टिव रहा हूँ बचपन से। और मुझे लगता है कि हर अभिनेता को एक स्पोर्ट्स में जरूर होना चाहिए, किसी न किसी स्पोर्ट्स, वो बहुत जरूरी। बहुत बढ़िया। नहीं तो गाते तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन गाते तो होंगे, थोड़ा बहुत तो सुनाइए ना। नहीं वो तो अभी क्या ये अच्छा। तो अच्छा, आपको जोशी जी लगा कि इस पूरी बातचीत में कोई ऐसा बिंदु रहा है जिस पर आप कुछ बोलना चाह रहे थे जो कवर नहीं हो पाया? मैं तो कुछ नहीं, बस मैं जब भी कभी कहीं किसी से बात करता हूं तो मैं एक बात हमेशा कह देता हूं कि खास तौर से जो आने वाली जनरेशन है, हमारे टीचरों ने भी हमसे कहा, हैव पेशेंस, थिंग्स विल कम टू यू, और यू शुड रिस्पेक्ट व्हाट यू चूज। रिस्पेक्ट मींस गिव एनर्जी, हैव पेशेंस, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। और मैं बड़ा सकारात्मक व्यक्ति हूं, मैं अपने बच्चों के साथ भी बहुत सकारात्मक रहता हूं, इसलिए मैं उनसे जो चाहे खुले दिल से कह देता हूं, और वो इस बात को समझ जाते हैं कि ये सकारात्मक रूप से कही गई। मुझे नकारात्मकता पसंद ही नहीं अपने आसपास, खास तौर से तो मैं, और ये मुझे थिएटर ने दिया है। तो मैं यही बात कहूंगा कि मुझे लगता है कि माध्यम, हर माध्यम है, बड़े भी आर्टिस्ट है क्योंकि वो उसमें स्किल्ड है। हम लोग स्किल्ड पे नहीं जा रहे हैं आजकल भाई। जो जितने भी अच्छे एक्टर्स रहे उनमें कोई ना कोई एक स्किल रहा है। अब दिलीप साहब का नाम लेते हैं, उनको कितनी जुबानें आती थी, क्या बात ये तो आप देखते नहीं है। अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन थे, उनकी पोएट्री की पूरी समझ उनके परफॉर्मेंस में दिखती है, चाहे वो कमर्शियल करे या ना करे। हम ये सब क्यों नहीं लेते? हम पीयूष मिश्रा जी को इतना प्यार करते हैं, तो हम पीयूष भाई को अभी जो देख रहे हैं, हम जरा 20 साल पहले के पीयूष मिश्रा को देखें, जब वो दिल्ली में थिएटर करते थे जिस पैशन से, हम उस जर्नी को नोटिस क्यों नहीं करते? हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए उससे, बिल्कुल सही बात है। तो ये उससे थोड़ा मुझे लगता है हमें भी एज ए टीचर या हमारे समकक्ष जितने टीचर हैं, उनको अपने छात्रों को ना दृष्टि देनी चाहिए, तो उनकी बहुत सारी उलझनें सॉल्व हो जाएंगी। वरना भाग दौड़ तो पूरी दुनिया ही रही है, भागते रहिए, अभी यहां भाग जाइए, फिर कहीं और चले जाइए, अभी ये इंटरव्यू दे दीजिए, फिर इस इंस्टीट्यूशन में चले जाइए। लेकिन आपको करना क्या है, उसके लिए आपको दृष्टि देना जरूरी है इसको, तब वो अपने को सुलझा पाएगा। और आज की जनरेशन में वैसे भी बहुत डिप्रेशन है, और आज की जनरेशन बहुत वीक है इमोशनली, उनको तो थिएटर ही संभाल सकता है 2 मिनट में। बहुत वो सब बढ़िया, ओढ़ा हुआ है हमारे जनरेशन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यह है कि अब जिस पद पर आप इस समय हैं, इसके बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? मैं कहीं नहीं देखना चाहता हूं, मैं तो बस, मुझे तो मैं तो सब अपने स्टूडेंट से एक ही बात बोलता हूं कि तुम मुझे एक ब्लैक बॉक्स बना दो हिंदुस्तान में कहीं भी, मैं वहां शिक्षण प्रशिक्षण करूंगा और परफॉर्मेंस करूंगा। आई वुड लव टू। मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है जीवन, जो मुझे जिस स्वरूप में, बस मैंने मेहनत की और जिस स्वरूप में चीजें मेरे पास आई, मैंने उसको एब्जॉर्व किया और रिस्पेक्ट की। यही मेरे जीने का रवैया है, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी नहीं रही। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अभाव से ही बड़ा हुआ, तो ऐसा मेरे पास कुछ है ही नहीं कि खो जाऊं। तो जब मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला तब भी मैं ऐसे ही था। जब मुझे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला तो मैं लेने गया, तो जनरली होता है कि यस, मुझे नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे कहा ठीक है, आई एम वर्किंग, आई एम गेटिंग इट। तो वो होता है कि जो चीजें ग्लैमराइज लगती हैं उसको हर आदमी वैसा ले। ये तो क्या हमारी सोच में थोड़ा वैसा आ गया है कि नाट्य विद्यालय का निर्देशक, नेशनल अवार्डी। नहीं, कुल मिला के रात को आप अपने ही साथ होते हैं और आपको पता होता है कि आप क्या होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसी नोट पे हम अब बातचीत को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है कि जितने भी बहुत सारे मित्र अभी भी जुड़े हैं, लगभग 40 मित्र अभी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उनके जितने भी कमेंट्स आए हैं, बाद में थोड़ा बहुत समय निकालिए, उनको आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आपके फेसबुक पे अब लाइव जा रहा होगा, तो उसमें आप उनको उसका अगर आप चाहें उत्तर भी दे दीजिए। अब उन मित्रों के प्रति कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द आप? मित्र तो जो मेरे मित्र हैं वो तो मुझे अच्छे से जानते हैं, और जो थिएटर के लोग हैं उनको पता है कि, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूं कि हैव पेशेंस, थोड़ा भरोसा रखो। और लोग हैं, ऐसा नहीं है, थिएटर उतना बुरा नहीं हुआ है अभी जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि थिएटर का अपना नैसर्गिक एक गुण है, जिसमें सहजता है, जिसमें समन्वयन है, जिसमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। उस पर फोकस रखिए, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। टेकम जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय बहुत निकाला, क्योंकि मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त रहते हैं। हाँ। और उन मित्रों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, मैं जो आपको अभी भी हमारे। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ एक तो सबसे पहले कि आपने मुझे इस लायक समझा। आप इतने वरिष्ठ हैं, मैं मतलब 78 से आप थिएटर कर रहे हैं और मैं, हाँ लेकिन मैं भी अब अधेड़ अवस्था में हूँ, मैं 48 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने को छोटा ही मानता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु के सामने तो मेरे को हमेशा वैसे ही लगता है। पर आपने मुझे इतना मान दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद टेकम जोशी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपसे बातचीत हुई और इसी बहाने आप मेरे मित्र बन गए और मुझे भी आपसे बहुत कुछ और ग्रहण करने का मौका मिला। आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और जो मित्र जुड़े उनका भी सब बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर हमारे साथ भोपाल से आज जुड़े थे सुपरिचित रंगकर्मी और निर्देशक, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के श्री टीकम जोशी। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न होता है। समाप्त करने की अनुमति दीजिए।